पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक और बड़ी खबर आईनी बेंच के फैसला आने के बाद अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की नामजदगी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्जी तौर पर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था, इंटरिम तौर पर थे वो, लेकिन अब उनकी नॉमिनेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर हो गई है। ये वही सरफराज डोगर हैं जिनकी अदालत में 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है उसमें सजा की मौतली की जो दरखास्त है वो ज़ेर समात है। क्या इम्प्लीकेशन होंगी, क्या उम्मीद है तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड के केस में जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से, इसमें भी बात करेंगे। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बड़ा होने वाला है जिसके मुल्क की सियासत के ऊपर भी और मुल्क की जो खारजा और दाखिला मामलात हैं उनके ऊपर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। वो क्या होगा, उससे बात करेंगे। सेकेंडली एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में, जिसमें 13 के करीब जो है पाक फौज के जो जवान हैं वो शहीद हुए, 17 के करीब जख्मी हैं। ये धमाका कैसे मुकम्मल हुआ, इसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व था, इस पे भी बात करेंगे। और आखिर में जिक्र करेंगे एक लार्जर पिक्चर का कि जब हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है तो हुकूमत क्या करना चाहती है। क्या एनएफसी तो वापस नहीं हो रहा है? क्या एक ऐसा सेटअप तो नहीं आ रहा जिसके बाद फिर इलेक्शन जो है वो रिडंडेंट होंगे। तो इन्हीं वीडियो में, आज की वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आने वाली बड़ी खबर का। जस्टिस सरफराज डोगर जो थी वो आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनका जो नॉमिनेशन था वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने उनकी नॉमिनेशन जो है के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का जो सजा है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए, पीटीआई ने उसमें सजा की मअतली और बरियत का फैसले के लिए जो है दरख्वास्त दायर की हुई थी। मुतअद्दिद समातों के बाद जो है अब तक ये पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन नॉमिनेट हुआ है नैब की तरफ से और अभी मुकदमा चल रहा है। बहुत तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी, वो सरदार लतीफ को बार बार ये बात कहते थे कि एक दफा अदालत ने अगर ये केस सुन लिया तो ये ओपन एंड शट केस है और इमरान खान की जो है वो सजा मुअत्तल हो जाएगी और वो बरियत उनकी मुकम्मल हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी आ जाए, इमरान खान साहब की रिहाई इस सिस्टम के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इमरान खान साहब नहीं रिहा होंगे, वो जेल में रहेंगे। बड़ी तारीखें दी गई, बड़ी ईद से पहले वापस आ जाएंगे, 5 जून से पहले वापस आ जाएंगे। वो तमाम तारीखें गुजर गई और इमरान खान साहब अभी भी जेल में हैं। इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत मुमकिन हो सकती है जब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहे कि ये निज़ाम, शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की जो हुकूमत है अब ये चलनी नहीं है, इसको ख़त्म करना है। तो तमाम सबीलें खुद ब खुद बन जाएंगी, तमाम रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाएंगे। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चल जाएगी, वो तहरीक कामयाब भी हो जाएगी और किसी हद तक जो है इमरान खान के लिए पॉलिटिकल स्पेस बन जाएगा। लेकिन इसका दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि जो लोग अरबाब इख्तियार हैं वो क्या फैसला करते हैं, उनकी आगे स्ट्रैटेजी क्या है। अभी तक की जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत वाज़ेह है। उन्हें हुकूमत वक़्त से कोई मसला नहीं है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए उनको कोई खतरे के अलार्म रेज़ नहीं करने, क्योंकि अब तक जो वो चाहते हैं वो चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब जब भी कभी वापस आएँगे जेल से और वो वापस आने के लिए रास्ता बनाएँगे और किसी की मदद से बनाएँगे, तो ये हुकूमत वक़्त के लिए एक इशारा होगा कि अब उनका बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है, अब वो वापस जाने की तैयारी करें। बहरहाल अभी ऐसी कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अभी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो इस बात पे मुतय्यन है कि जो मुल्क को हाल दाखिली और खारिजी मसाइल हैं, जो बड़े-बड़े महाज़ हैं, इंडिया की तरफ से खतरा है, अफ़गानिस्तान की तरफ से खतरा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मईशत को बेहतर करना है, खारजा जो इंटरनेशनल जो स्टेज है उस पे अपने इमेज को बेहतर करना है, उसके ऊपर काम करना है और उस पे वो काम करने में बहुत यकसुई से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब आपसे मैंने ज़िक्र किया कि खारजा के साथ-साथ जो दाखिला अमूर है, दाखिला अमूर बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और साथ में जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो आए दिन फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने एक मुस्तकिल चैलेंज क्रिएट किया गया है, जो रियासत के रेड को चैलेंज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक फ़ौजी कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जिसमें एक हेवी ड्यूटी मिलिट्री गाड़ी
को निशाना बनाया गया, बारूद से भरी गाड़ी आकर हिट किया और कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ और तकरीबन 13 के करीब जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं वो इस वाक़ये में अपने अफ़सोसनाक उसमें उनकी शहादतें हुई, 17 के करीब ज़ख्मी हैं और एक बड़ा वाक़या है। हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। कहा जाता है कि धमाका इतना शदीद था कि जो इर्द-गिर्द के घर थे वहाँ पे छतें उड़ गईं उस इलाके की और में लोगों के मकानों की। साथ में ये भी इत्तलात हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, दूर-दूर तक उसकी आवाज़ें सुनी गईं और फिर धुएँ के बादल थे। तो 17 के करीब जो ज़ख्मी हैं और 13 के करीब शहादतें, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा नंबर है और ये भी किसी माँ के बेटे हैं जो कि शहीद हुए हैं, मादर-ए-वतन की खातिर शहीद हुए हैं। हमें इस पे अफ़सोस है लेकिन असल ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। इस धमाके की ज़िम्मेदारी हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है। ये हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, ये हमेशा से शुमाली वज़ीरिस्तान में बहुत एक्टिव रहा है, दत्ताख़ील के इलाके से इनका ताल्लुक रहा है। पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस होते थे लेकिन इनको रियासत का एक एलाई समझा जाता था और ये गुट तालिबान की लिस्ट में आते थे। लेकिन फिर ये रियासत के ऊपर कभी उस वक़्त तक तो बराह रास्त अटैक नहीं करते थे, फ़ौजियों पे अटैक नहीं करते थे, पाकिस्तान के मफादात को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुँचाते थे। लेकिन किस वक़्त वो गुट तालिबान से बैड तालिबान में कन्वर्ट हुए नहीं पता चला और अब सबसे ज़्यादा हमले जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बाद किए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किए जा रहे हैं। हमें देखना है ये कि ये वो लोग हैं जो रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल एक कांस्टेंट थ्रेट बने हुए हैं, इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अफ़गान तालिबान के साथ भी इनके करीबी ताल्लुकात हैं, तो अफ़गान तालिबान के साथ हम जो भी कर लें, लेकिन जो अफ़गान तालिबान की दोस्तियाँ हैं, जो उनकी मोहब्बतें हैं अपने बाकी डिफरेंट जंगजू मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, वो बदरजा अतम मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं और यही वजूहात है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा इलाका शदीद तरीन तरह की दहशतगर्दी का शिकार है। आखिर में ज़िक्र करते हैं कि केपी में बहुत कवी इम्कान ये है कि केपी की हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत तवज्जो नहीं दे रही अपनी गवर्नेंस के ऊपर और अली अमीन गंडापुर जो है वो दहशतगर्दी के मसाइल को निमटने में नाकाम रहे हैं। तो अब जबकि आईनी कोर्ट से फैसला आने के बाद जो रिज़र्व सीटें हैं तहरीक इंसाफ के हाथ से छीन ली गई हैं, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। फैसला सही था, गलत था, फैसला सहाफ़ियों को पहले से पता था। मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहूँगी कि इसके बाद हुकूमत के पास और हुकूमत-ए-इत्तेहादी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन आ गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत है तकरीबन 25 के करीब है रिज़र्व सीट्स थी जो कि अब जेयूआईएफ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पीएमएल और पीपल्स पार्टी में और एएनपी में तक़सीम हो जाएँगी। और बहुत से ऐसे लोग खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो आगे पनपने वाली नहीं है, मौजूदा सेटअप जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो कुछ पता नहीं एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने कुछ अरसे में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो केपी गवर्नमेंट पीटीआई के हाथ में है वो टॉपल होके इन्हीं पार्टीज के हाथ में आ जाए। बहुत कभी इम्कान इन चीज़ों का है, इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, बात हो रही है। वहीं मरकज़ में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा की अक्सरियत मिल गई है। अब जब 2/3 मेजॉरिटी की अक्सरियत मिली है, जल्दबाज़ी में फैसले हुए हैं, तो यकीनी तौर पे कोई बड़े काम कराने हैं। हमें लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, हमें ये लगता है कि सूबों को जो खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में दी गई थी, वो भी अब उसमें से भी कुछ चीज़ें बड़ी माइन्यूटली तरीके से वो रिवर्स होके वफ़ाक के पास आ जाएँगी, जिसमें तरक्याती अखराजात हैं, टैक्स कलेक्शन है, जिसमें टैक्स लगाने का मैकेनिज़्म है, जैसे ज़राअत है, बाकी चीज़ें हैं और कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वापस मरकज़ के पास आ जाएगा। आपको ये भी बताएँ कि कुछ बजट के दिनों में हमें ये इत्तलात भी मिली थी कि सूबों को कहा गया है कि एनएफसी पे दोबारा बात होगी और एनएफसी के लिए अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, नुमाइंदे जो हैं, उनको नामज़द कर दिया जाए। अगले महीने जुलाई या अगस्त के शुरू में एनएफसी के का पहला इजलास होगा। ये प्रिलिमिनरी होगी जिसमें बात की जाएगी और इस बात का इम्कान है कि बहुत जल्द जो है एनएफसी में जो सूबाई इख्तियारात और खुद मुख्तारी दी गई थी, वो वापस ले ली जाए क्योंकि ये सूबाई इख्तियारात और खुद मुख्तारी जो है वो कुछ हलकों को पसंद नहीं है और सूबों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया है। तो
इस वक़्त जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक होता जा रहा है और इसमें उनकी अपनी हमाकतें भी शामिल हैं, पै दर पै किए जाने वाली हमाकतें शामिल हैं, क्योंकि बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्पेस को बरकरार रखने के लिए रेलेवेंट रहना ज़रूरी है। वो रेलेवेंट रहने के लिए उनको एक यूनानिमस डिसीजंस करने की ज़रूरत है, जो पार्टी में नज़र नहीं आते। अलीमा खान कुछ कहती हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, सलमान अकरम राजा कुछ कहते हैं। हम बार-बार आपसे कह चुके हैं कि पार्टी की एक्जिस्टेंस जब ही मुमकिन है, जब पार्टी एक यकसुई के साथ एक नुक्ते पर मरकूज़ होके आगे बढ़ेगी। वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।